गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास। आज है सैटरडे का दिन और आज यह क्लास 1 घंटे ही चलती है क्योंकि मुझे एक लंबी दूरी तय करनी होती है। प्रयास है कि आज जो आपका जूम मीटिंग हो वो शायद 12 बजे ही रखा जाए। इसके लिए आपको समय पर सूचना दे दी जाएगी। बारिश का मौसम है, बहुत ट्रैवल करना होता है, तो आज 1 घंटे की क्लास रखेंगे और फिर मैं मंडे से जैसे क्लास चल रही थी वैसे चलती रहेगी। वैसे मंडे से एक नया सेशन भी शाम के 7 बजे स्टार्ट हो रहा है। अगर चाहें जो रिवाइज कर चुके होंगे बच्चे एंशिएंट और मेडिवल का, तो वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ हड़प्पा सभ्यता तक के भाग को लेकर के कुछ अच्छे प्रश्न बना रहा हूँ। पर अच्छा प्रश्न का मतलब है कि पूर्व वर्षों का प्रश्न ही है, और उसे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जो आपने तैयारी करी है वो कितने हद तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। NCERT बहुत हद तक मुझे लगता है कि 80% से अधिक आपके क्वेश्चन को बनाने की स्थिति में रहती है अगर पढ़ लेते हैं। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ेंगे, फर्स्ट मिनट देखेंगे आपके चैट को और देन फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी बच्चों का बेहद स्वागत है। चलिए आज समय कम है, थोड़ा चैट भी कम देखेंगे और जो चैप्टर आपका चल रहा है वह यहाँ से कवर करेंगे। डेली मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। यह है दक्कन तथा दक्षिणी भारत, जो 1656 तक है। इसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। एक यहाँ बात और देखनी होगी कि दक्कनी भारत में कुछ सांस्कृतिक विकास हुआ। एक दो मोन्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, एक बुक के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ से कि प्रश्न पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा यहाँ 10 मिनट के अंदर इसको कर लेंगे। और फिर 17वीं सदी के पूर्वार्ध में जो चैप्टर नंबर 15 है उसको भी देख लेंगे, जिसमें कि बेसिकली थोड़ी सी चर्चा जहांगीर और शाहजहां की है। और जहांगीर और शाहजहां के दौरान कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे, उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर लेंगे। तो देन हमारा ये पार्ट फाइनल हो जाएगा। ये दोनों संक्षेप में है, मतलब मुझे लगता है कि अगर 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लिया जाए तो एक ही दिन में ये समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा टाइम लगेगा मुगलों के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन। ये ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि लास्ट चैप्टर के समान ही है। इसके बाद एक आध चैप्टर छोटे छोटे बचते हैं, उसको भी फाइनल करेंगे। देन आपका मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में शिफ्ट कर जाएंगे। आशा करता हूं कि सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि जो आपके चैट आते हैं, जो सवाल आते हैं मतलब टेलीग्राम चैनल पर, वो क्लास से जुड़े बहुत कम होते हैं। इक्का दुक्का बच्चा होता है जो क्लास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है। बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े से प्रासंगिक नहीं होते। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, भू राजस्व का मतलब क्या होगा। जब भू शब्द जुड़ गया तो भू का मतलब भूमि होता है, ये तो खुद ही हम समझ सकते हैं कि भूमि राजस्व की बात कर रही है। एक रिवेन्यू प्राप्त होता है जो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, दूसरा रिवेन्यू हमें भूमि से प्राप्त हो रहा है। फिर हमने देखा वंश क्या होता है, तो भाई किसी वंश से आप भी बिलोंग करते होंगे, ये सब तो आप सुनते होंगे। किसी न किसी वंश से, यानी पिता के बाद जो उसकी संतति आगे बढ़ती है उसको एक वंश कहा जाता है, यानी एक ही पिता से उत्पन्न संतान हुआ। और राजवंश का मतलब क्या हो गया, राजा का वंश हो गया। इसमें क्या ऐसा चीज है जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तो आप घर में किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ये इतिहास का विषय है ही नहीं, ये शब्दों के नहीं समझने का विषय है। यहां अगर लेते हैं तो यहां आज जो हमें इसमें कंटिन्यू करना होगा दक्कन तथा दक्षिणी भारत के ऊपर, वह कंटिन्यू करना होगा कि दक्कनी राज्यों की सांस्कृतिक देन, दक्कनी राज्यों की सांस्कृतिक देन, ये सांस्कृतिक देन, कुछ सांस्कृतिक देन है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है ऐसा बहुत अधिक हो। दो तीन यहां पर पॉइंट है जिसको कि बताना बड़ा जरूरी था, क्योंकि एक आध बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि सांस्कृतिक देन कैसी रही है। जरा इसको देखते हैं, किस प्रकार की देन रही है या क्या रहा है। यहां पर मुख्यतः जो राज्य है आपका बीजापुर और गोलकुंडा है, जिसने कुछ स्थापत्य और बुक्स के काम क्षेत्र में काम किया था। जैसे आप देखेंगे कि इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाही वंश कहाँ है, पहले यह भी समझ लें कि जो आदिल शाही वंश है वह कहाँ है। आदिल शाही वंश है, यानी जिसको हम आदिल कहते हैं, इसके पीछे आदिल लगा होगा, जैसे इब्राहिम आदिल शाह तो उसको आदिल शाही वंश कहेंगे। ये आपका है बीजापुर। और कुतुब शाही वंश कहाँ है, कुतुब शाही वंश कहाँ स्थापित है,
यह है आपका गोलकुंडा में। कल मैंने आपको मैप दिखाया था। इन दोनों राज्यों के अधीन अनेक सांस्कृतिक प्रगति हुई। अधीन सांस्कृतिक विकास की दिशा में अनेक प्रयत्न हुए। सांस्कृतिक विकास की दिशा में अनेक प्रयत्न होते हैं। दिशा में अनेक प्रयत्न होते हैं। कैसे अनेक प्रयत्न हुए? लेंगे उदाहरण, किस प्रकार के प्रयत्न होते हैं। उदाहरण यहां पर लेंगे अलग अलग राज्यों का। जैसे हम बीजापुर के शासक देखें, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह यहां हो जाएगा। आदिल शाह किस वंश का होगा? बीजापुर का है, क्योंकि आदिल शाही वंश है। इब्राहिम आदिल शाह को मैं फिर भी लिख देता हूं आपको बीजापुर। इब्राहिम आदिल शाह को लोग क्या कहते? उसकी जनता प्यार से क्या कहती है? प्यार से अबला बाबा कहती थी। अबला बाबा कहती थी। अबला बाबा कहती थी, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गरीबों का भाई। अर्थ होता है गरीबों का भाई। जिसका अर्थ होता है, अबला बाबा का मतलब होता है गरीबों का भाई। गरीबों का भाई, या कह सकते हैं रक्षक। भाई का मतलब क्या हो जाएगा? रक्षक हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा कहा जाता है। एक उपाधि पूछा जा सकता है कि अबला बाबा किसे कहा जाएगा, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था गरीबों का भाई, गरीबों का दोस्त कहें, गरीबों का रक्षक कहें, या दोस्त भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसने क्या किया? इब्राहिम आदिल शाह की चर्चा हो रही है, इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ देंगे। इसने संगीत का ग्रंथ, इसने संगीत के ग्रंथ किताब ए नौरस की रचना की थी। किताब ए नौरस की रचना की थी। प्रश्न पूछा गया है, रचना की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। किताब ए नौरस की रचना किस चीज का ग्रंथ है? संगीत का ग्रंथ है। किताब ए नौरस, इसकी रचना इसने की थी। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि रचना की थी, और मुसलमान होने के बावजूद भी देवी सरस्वती की आराधना करता था। आराधना करता था। क्योंकि संगीत की देवी सरस्वती है, तो यह मुस्लिम होने के बावजूद भी यह देवी सरस्वती की उपासना करता है। एक और काम किया इसने, नौरसपुर नामक नया नगर भी बसाया। नया नगर भी बसाया। एक इसके साथ हम देखते हैं, ये उपलब्धि जुड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, किताब ए नौरस बहुत महत्वपूर्ण है। किताब ए नौरस पर प्रश्न पूछा गया है। अबला बाबा किसको कहते हैं? इब्राहिम आदिल शाह को। नौरसपुर नामक एक नया नगर भी बसाता है। नौरसपुर एक नया नगर बसाया था। इसने क्या किया? इसे हम क्या कहते हैं? इसे नगर बसाए। एक लाइन और जोड़ देंगे, इसे इसकी विद्वता के लिए क्या कहा जाता था? के लिए जगत गुरु भी कहा जाता है। जगत गुरु मतलब होता है विश्व का गुरु। जगत गुरु भी कहा जाता था। इसे इसकी विद्वता के लिए जगत गुरु भी कहा जाता था। और एक खास बात देखेंगे कि चूंकि यह महाराष्ट्र क्षेत्र का है, और महाराष्ट्र क्षेत्र में विठोबा की पूजा होती है। यहां देखेंगे कि पंढरपुर कहां है? महाराष्ट्र में है। पंढरपुर में विठोबा की पूजा के लिए, विठोबा क्या है? एक विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार। विठोबा की पूजा के लिए अनुदान भी दिया था।
के लिए अनुदान भी दिया। पंढरपुर केंद्र है विठोबा की पूजा का, अनुदान भी दिया था। अब देखिए, जैसे हम उत्तर भारत में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु के ही अलग अलग अवतार आपको अलग अलग क्षेत्र में मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे ओडिशा के क्षेत्र में भगवान विष्णु के ही अवतार हैं आपके जगन्नाथ। पुरी है ना, जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना होगा क्योंकि आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य बहुत ही कम है। तो जगन्नाथ पुरी का मंदिर बहुत फेमस है, ओडिशा क्षेत्र में है, बहुत ही फेमस है। तो जगन्नाथ पुरी में जो जगन्नाथ जी हैं वो असल में विष्णु के ही अवतार हैं। यहाँ हम देखते हैं राम जी भी क्या है, विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण जी भी क्या है, विष्णु के अवतार है। महाराष्ट्र क्षेत्र में देखेंगे, जैसे आप साउथ में जाएंगे, रंगस्वामी देखेंगे, रंगस्वामी, जैसे पद्मनाभ या रंगस्वामी मंदिर देखेंगे, सभी विष्णु को ही समर्पित है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में विठोबा जैसी जो देवता हैं वो भी विष्णु के ही अवतार है, और वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध रहा है। अगर भक्ति और सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने शायद पढ़ लिया है, वहाँ देखेंगे कि महाराष्ट्र में विठोबा की उपासना होती है जो विष्णु के अवतार है। तो यहाँ पर पंढरपुर में, पंढरपुर इसका केंद्र है, इसने क्या किया, एक तरह से इसने उसको अनुदान भी दिया। एक है आपका कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ये कहाँ के हैं, ये है गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक। इसके काल में अनेक स्थापत्य, इनके काल में क्या होता है, इनके काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य का भी निर्माण हुआ, कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य का भी निर्माण होता है, स्थापत्य का भी निर्माण हुआ, साथ ही अनेक पुस्तकें भी लिखी गई, अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी जाती है। इसी के काल में हम देखते हैं कि अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, स्थापत्य भी का निर्माण होता है। स्थापत्य को देखें तो दो स्थापत्य बड़ा फेमस है। एक है आपका गोल गुंबज, गोल गुंबज बहुत फेमस है आपका, खास करके अभी हैदराबाद में आपको दिखाई देगा गोल गुंबद। मैंने फोटो तो नहीं लाया है, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाना था। गोल गुंबद है। दूसरा देखेंगे हैदराबाद का चार मीनार, बहुत फेमस, अपने समय का सबसे बड़ा गुंबद यहीं बना था, सबसे बड़ा गुंबद बना था। फिर हम देखते हैं चार मीनार हैदराबाद, यह विशाल अपने विशाल मीनार के लिए प्रसिद्ध है, विशाल मीनार के लिए प्रसिद्ध है। मीनार समझते, कभी ताजमहल आपने देखा है, मीनार के लिए प्रसिद्ध है, अभी भी प्रसिद्ध है, अभी भी ये संरचना स्थापित ही है। तीन चार यहाँ पर स्थापत्य बहुत बढ़िया होता है। एक गोल गुंबज है, अपने समय का सबसे बड़ा गुंबद बना। चार मीनार हैदराबाद में बनाया गया जो अपने विशाल मीनार के लिए बहुत ही फेमस है। सबसे बड़ा गुंबद एक तरह से यही माना जाएगा। लगभग हम देखेंगे 1680 ईस्वी में इसको बनाया जाता है। और एक होता है इब्राहिम रोजा करके मस्जिद है, इब्राहिम रोजा करके एक स्थापत्य, इब्राहिम रोजा भी एक स्थापत्य है, बेहतरीन स्थापत्य यहाँ पर हो जाता है। ये सारे स्थापत्य वर्तमान में आपको हैदराबाद के आसपास, हैदराबाद नगर की स्थापना इसी ने की थी, तो यहाँ पर आपको ये सारे स्थापत्य दिखाई देंगे। बेहतरीन स्थापत्य मैं लिखना चाह रहा था। ये सारे स्थापत्य लगभग आपको हैदराबाद में ही स्थापित दिखाई देंगे जो आपका गोलकुंडा के शासक ने बनाया था, गोलकुंडा के शासक ने बनाया था। हमने क्या देखा कि इसी का
एक देखें, अगर बीजापुर का कवि नुसरती था, एक लाइन और डाल दीजिएगा कि बीजापुर का कवि, बीजापुर के दरबार के कवि नुसरती, नुसरती नाम था इसका, बीजापुर के दरबार का एक कवि था नुसरती। इसने बहुत ही बढ़िया एक प्रेम कहानी लिखी है। इसने क्या किया है कि नुसरती ने कनकपुर के, कनकपुर वहीं पर है, कनकपुर के राजकुमार मनोहर तथा मधुमाल, ध्यान रखिएगा, बीजापुर के दरबार के कवि नुसरती ने कनकपुर का जो है राजकुमार मनोहर और मनोहर तथा मधुमालती की प्रेम कहानी को लिखा है, प्रेम कहानी को लिखा है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा, इसलिए एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जो और कहीं है ही नहीं। जनरली हम लोग अगर एडवांस लेवल की भी क्लास लेते हैं तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को कवर नहीं करते हैं, वहाँ मान के चलते हैं कितना तो बच्चा खुद ही कवर कर लेगा। इसलिए एनसीईआरटी उस एडवांस बैच के का एक तरह से पूरक बैच हो जाता है। पूरक मतलब कि अगर इसको हम कर लेते हैं फिर एडवांस लेवल पर हमें बहुत कम कठिनाई होगी। लेकिन समस्या ये है कि अगर यही हमने नहीं सीखा तो फिर एडवांस लेवल के बैच लेने का भी बहुत बेनिफिट नहीं होगा। वहाँ पर हमें फिर जो दिक्कत है वो बनी ही रहेगी, और बहुत अधिक दिक्कत बच्चों को होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या इस एग्ज़ाम के बाद बच्चे का दो परिप्रेक्ष्य हो सकता है। एक तो पीसीएस की तैयारी वह कर सकता है, दूसरा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है। इस कोर्स का एक टॉप मोटिव यही है। अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं एसएससी वगैरह तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब तो साधारण एग्ज़ाम है, मतलब जीएस के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम की चर्चा करें अगर इस कोर्स के माध्यम से देखें तो आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस यानी पीसीएस दोनों के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोनों में जो खास करके सिविल सेवा का पैटर्न है वहाँ पर आप देखेंगे कि केवल प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि लिखित रूप से मुख्य परीक्षा के भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बीच बीच में आपको लिखने के लिए देता हूँ। क्योंकि सेकेंड फेज जो होता है वह मुख्य परीक्षा का ही होता है, वहाँ लिखित ही आपको परफॉर्म करना होता है। उसमें अगर परफॉर्म आपने नहीं किया फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो तैयारी उसी दिशा में है, आपको जो तैयार किया जा रहा है उसी स्टेज के लिए किया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा बहुत हार्ड नहीं होता है, अगर कोई बच्चा फैक्ट्स रट करके भी चला जाएगा तो भी क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन मुख्य परीक्षा तो बिना समझ के निकलेगा ही नहीं। तो पढ़ाने के दौरान ख्याल रखा जाता है कि आपको उस फेज के लिए तैयार किया जाए जहाँ से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और किसी बच्चे को अभी पीसीएस के सिलेबस के बारे में ही पता नहीं है, वो पता भी कर लेंगे कि कैसा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर क्लास में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि एक तरह से कनकपुर के राजकुमार मनोहर तथा मधुमालती की प्रेम कहानी लिखता है। ये होता है चैप्टर यहाँ समाप्त, और इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे 17वीं सदी के पूर्वार्ध का भारत, जिसमें बेसिकली हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत अधिक इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें नहीं है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत यहीं से डाल देते हैं, क्योंकि पेज चल ही रहा है तो यहीं से ले लेंगे। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत। पूर्वार्ध मतलब क्या होता है? पूर्वार्ध में भारत। 17वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब होता है कि जब हम किसी शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी 100 साल का होगा। पूर्वार्ध का मतलब होता है कि बीच का, यानी अगर दोनों को आधा कर दीजिए तो 100 साल का आधा कितना होगा? 50 साल। अगर ये पूर्वार्ध कह रहा है तो 50 साल से पहले की बात कर रहा है। जब भी होगा जैसे 1650 से पहले की बात होगी, और अगर उत्तरार्ध कहा जाएगा तो वह अगले 50 साल की बात होगी। यानी जैसे कोई भी कहेंगे, मान लो कि यहाँ मैं एक शब्द लिखता हूँ फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मान लो कि मैं लिखता हूँ 17वीं शताब्दी है, तो 17वीं शताब्दी को हम मानते हैं 1600 से 1700 के बीच में होता है। ईस्वी मान लो ये हुआ 17वीं शताब्दी में।
अगर 1600 से 1700 के बीच की हम बात करें तो 1650 से पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा पूर्वार्ध, और 1651 के बाद क्या हो जाएगा, या 50 के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इस तरह से हम लिखते हैं। ये सब शब्द वैसे क्लास में समझाने का नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप समझेंगे ही नहीं तो फिर शब्द एक एक शब्द मैं स्पष्ट करके चल रहा हूं, तो फिर भी नहीं समझ पाएंगे तो भाई इसमें मेरा दोष मत देना या किसी टीचर का मत दोष देना, क्योंकि इतना टाइम कोई नहीं दे पाएगा। आशा करता हूं कि अगर ये शब्द लिखा है 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत, तो बात किसकी हो रही है, ये हो रही है 1650 से पहले का भारत कैसा था। तो हमने देखा कि 1605 तक जाते जाते अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1650 तक यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शासक मुगल राजवंश में आते हैं। पहला जहांगीर है और दूसरा आपका शाहजहां है। शाहजहां वैसे 1658 तक रहता है, लेकिन 50 तक के बाद की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, फिर वह बहुत अधिक परिवर्तनशील नहीं रह जाता है। इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि कॉपी में लिखेंगे थोड़ा हास्यास्पद लगेगा। तो यहां हम क्या देखते हैं, एक लाइन लिख दें अगर कनेक्ट करने के लिए तो आसान हो जाएगा। 1605 में, या कहेंगे 17वीं सदी के प्रारंभ में, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में अकबर की मृत्यु के पश्चात, की मृत्यु कब होती है, 1605 ईस्वी में होती है। मृत्यु के पश्चात दो महत्वपूर्ण मुगल शासक हुए, दो महत्वपूर्ण मुगल शासक बने। पश्चात दो महत्वपूर्ण मुगल शासक बनते हैं, मुगल शासक सत्ता में आए, और अच्छा लाइन देंगे, सत्ता में आए। और ये लेंगे उदाहरण, दो महत्वपूर्ण शासक आते हैं, उदाहरण लेंगे तो पहला हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर जो हो जाएगा वह 1605 से 1627 ईस्वी तक होगा। दूसरा जो होगा वह होगा शाहजहां। शाहजहां कब से कब होगा, 1628 से 1658 तक यहां पर शासक बनता है। जो बातें हो रही है अभी, या जो बातें होने वाली है, वह इन्हीं दोनों शासकों से जुड़ा हुआ है। वैसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कुछ दिया है, जैसे मध्य एशिया के साथ क्या संबंध है, या फिर देखेंगे राजपूतों के साथ फिर कैसे संबंधों में बदलाव आया, दक्कन के साथ कैसे संबंध है। बड़ी लंबी कहानी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन आपके काम की नहीं है। कारण है कि जब तक हम पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं समझेंगे तब तक इस मटेरियल को आप समझ ही नहीं पाएंगे, बोरियत होगी। तो मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, समझने लायक कर दिया है, कि आपकी एक बेसिक समझ विकसित हो जाए, और देन फिर जब कभी एडवांस लेवल पर पढ़ने जाएंगे तो उसको आप इंटरलिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो वैसे जहांगीर के बारे में सब कुछ नहीं बताया गया है कि जहांगीर ये था, वो था, दिस था, दैट था, कुछ नहीं बताया गया है। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या परिवर्तन आया। उसी प्रकार से एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि शाहजहां के शासनकाल में क्या क्या परिवर्तन आया। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दे करके यह चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। तो आगे जब एडवांस में पढ़ेंगे थोड़ा इसमें और भी इन्हेंसमेंट हो जाएगा, लेकिन समझ हमारी यहीं विकसित हो जाएगी। तो जरा एक एक को देखते हैं कि जहांगीर का कार्यकाल क्या है और शाहजहां के कार्यकाल में क्या होता है। पहला ले लेंगे जहांगीर। पहले जहांगीर को देख लेते हैं, जहांगीर क्या क्या करता है। जहांगीर के शासनकाल में देखें, ये 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक होता है। यह कौन था, यह अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था तथा एक विद्रोह करने के बावजूद यह क्या होता है, बावजूद यह बादशाह बनने में सफल रहा। बादशाह बनने में सफल रहा था। ऐसी कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई। अकबर का पुत्र था और एक विद्रोह करने के बावजूद यह बादशाह बनने में सफल रहा। अकबर के अंतिम चरण में
जब अकबर अपने जीवन के अंतिम चरण में था, उसके सबसे प्रिय पुत्र जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, सिर्फ इस बात को लेकर के कि मुझे बादशाह बनना है। जबकि जब राजतंत्र को देखेंगे तो राजतंत्र में यह पद्धति नहीं है कि एक राजा के रहते हुए, यानी राजा रिटायर नहीं होता है, बल्कि जब मर जाता है तभी दूसरे को राजा बनने का मौका मिलता है। तो अकबर अभी जीवित है, ये बात ठीक है, वो धीरे धीरे बीमार हो रहा है, लेकिन अकबर अभी जीवित है। लेकिन जहांगीर अधैर्य की स्थिति में आ गया, उसको लगा जल्दी से जल्दी हम शासक बने। और कुछ बुरी आदतें भी थी, खास करके जैसे जहांगीर को देखेंगे तो नशा पान बहुत अधिक करता था, यानी एक तरह से एडिक्टेड था, अफीम का नशा वो बहुत अधिक करता था। तो अफीम के नशे में, या जो कहें कि उसकी जो चारित्रिक बुराई स्पष्ट हो गई थी, उसके वीरतापूर्ण कार्य पर वह भारी पड़ा और अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। इस समय अकबर दक्कन के क्षेत्र में फंसा हुआ था, तब भी जहांगीर ने विद्रोह किया और सोचा कि अकबर दक्कन के क्षेत्र में है तो क्यों ना हम उत्तर भारत में अपने राज्य की स्थापना कर लें या दिल्ली पर कब्जा कर लें। लेकिन बहुत सारे उसके भी, अकबर के भी थे ही, अकबर तो प्रतापी शासक था। यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी आपके क्लास में, जो बैरम खान का बेटा था और जहांगीर का एक तरह से वह अगला बड़ा भाई भी था और एक प्रकार का शिक्षक भी था। उसने भी समझाने की कोशिश की। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था जो एकदम से न्यूट्रल होगा और अकबर का बहुत प्रिय था, अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा है, उसको भी समझाने के लिए अकबर ने भेजा। लेकिन जहांगीर इतना क्रोधित था, उसने उसकी हत्या करवा दी। अबुल फजल जैसा व्यक्ति जो कि अकबर का इतना करीबी था, उसकी हत्या हो जाने से अकबर को कितना दुख हुआ होगा। और हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने करवाई। वैसे एक छत्रसाल बुंदेला था, बुंदेला शासक था, उसने उसकी हत्या कर दी थी जहांगीर के बिहाव। अकबर को बड़ा दुख हुआ कि भाई कैसा कुपुत्र हमने पैदा कर दिया। और उसने विचार करना शुरू किया कि जहांगीर का ही एक बड़ा बेटा था, शाहजादा खुसरो। अब देखिए, खुसरो नाम मुसलमानों में नहीं होता है, या होता भी है तो ईरान के क्षेत्र में होता है। तो इतना बढ़िया व्यक्तित्व था खुसरो का कि ईरान के नाम पर ही उसको ईरानी नाम दिया गया था अकबर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया से उसका लालन पालन हुआ था और बहुत ही योग्य शाहजादा था। अकबर ने सोचा कि जहांगीर तो बहुत बेकार है, ये तो अच्छा शासक बन नहीं पाएगा, क्यों ना खुसरो को ही हम बादशाह बना दें। लेकिन जब अकबर बीमार पड़ा हुआ था, फिर जहांगीर को अंत में ग्लानि होती है और अपने उसके अकबर के पैरों में आकर के माफी मांगता है। पिता का जो एक प्रेम होता है अपने संतान के प्रति, पिता कितना भी गुस्सा कर ले अपने संतान के ऊपर, काफी गुस्सा हो जाता है। एक समय लगेगा कि मतलब शायद उसकी मर्डर कर न दे, इतना पिता कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं अपने संतान के ऊपर। लगता है कि शायद मतलब जान ही ले ले, मतलब इससे अप्रिय व्यक्ति हो नहीं सकता है। आप लोग भी कभी कभी फेस करते होंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा मौका कभी कि एकदम से अप्रियता की स्थिति हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा अनुशासित था, तो पिताजी को बहुत नहीं मौका लगा मुझे कुछ कहने का। लेकिन अक्सर पिता क्रोध तो करते हैं, मैं भी करता हूँ अपने बच्चे के ऊपर। उस समय लगेगा कि एक संतान को लगता है कि शायद इस पिता से बुरा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि पिता अपने प्यार को कई तरीके से व्यक्त करता है। वो जो गुस्सा है ना, वो जो बेचैनी है, वह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। पिता को लगता है कि अगर मेरे बच्चे का अच्छा भविष्य नहीं बना तो फिर शायद मेरा मतलब रहना या मेरा लालन पालन ही बेकार चला जाएगा। और जिस कष्ट में मैं हूं, अगर उस कष्ट में मेरा बच्चा रहेगा तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। पिता की यही चिंता होती है और बच्चों के प्रति वह कभी कभी कठोर हो जाते हैं। उसके लिए आपको नहीं घबराना चाहिए, ये तो पिता का प्यार है, चलता रहेगा। तो जहांगीर भी उसी चक्र में फंसा हुआ था और अंततः जैसे ही जहांगीर माफी मांगने के लिए जाता है, अकबर भावुक हो जाता है और फिर निर्णय लेता है कि चलो, इतना प्यारा बेटा था जिसको कि वह बड़ी मन्नत से उसका जन्म हुआ था। मन्नत का यूं समझिए कि जो आगरा का क्षेत्र आप देखेंगे, आगरा राजस्थान का क्षेत्र देखेंगे या फतेहपुर सिकरी का क्षेत्र देखेंगे, वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। और अकबर ने आगरा से शेख सलीम चिश्ती के दरबार तक नंगे पांव यात्रा की थी, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शेख सलीम चिश्ती एक चिश्ती संत थे, बहुत फेमस थे, और उन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम भी रखा गया था।
अब इतने मन्नत के बाद जो पुत्र पैदा होगा उसके प्रति आप समझ सकते हैं स्नेह कितना होगा। और जोधा जो हरखाबाई है उनका वो बेटा भी है, एक से लाडला भी है। बहरहाल अकबर ने माफ किया और जहांगीर बन जाता है बादशाह। लेकिन अकबर ने एक जो तीर छोड़ दिया था शाहजादा खुसरो को बादशाह बनाने का, तो शाहजादा खुसरो के मन में वो आकांक्षा पलने लगी। उसको भी लगता था जहांगीर बहुत बेकार है, यानी अपने पिता के बारे में कहता था वो बहुत बेकार है, मैं बादशाह सबसे अच्छा बनता। चूंकि हवा दे दी थी अकबर ने कि खुसरो को बनाया जा सकता है, और खुसरो जो है वह असल में मान सिंह के सिस्टर का भी बेटा है। मान सिंह के सिस्टर का विवाह भी हुआ था जहांगीर से, और खुसरो उसी की संतान था। तो मान सिंह तो चाहेगा कि मेरा ही भांजा बन जाए। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा। खुसरो कौन है कि मान सिंह के सिस्टर का पुत्र है, और मान सिंह अकबर के दरबार में बहुत बड़ा ओहदेदार है। अब मान सिंह को लगा कि अगर ये खुसरो बन जाता है शाहजादा, अगर बादशाह बन जाता है तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कि मतलब मैं उसका मामा हूं तो मेरा समझो कि बहुत पावर मेरा बढ़ जाएगा। इसलिए अंदर खाने मान सिंह भी थोड़ी सी हवा दे रहा था कि बेटा तुम ही बन जाओ। अब खुसरो के मन में तो था ही, इसलिए जैसे ही जहांगीर शासक बनता है, बादशाह बना, वैसे ही खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जैसे जहांगीर ने अकबर के खिलाफ किया था। लेकिन जहांगीर तो पावरफुल था, तो कुछ दिन विद्रोह चल गया। लेकिन खुसरो बहुत पावरफुल नहीं था, कि खुसरो के पास बहुत शक्ति थी नहीं, इसलिए खुसरो का विद्रोह तुरंत कुचल दिया गया। ये सारी समस्या, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जहांगीर को। और जहांगीर वैसे भी थोड़ा सा चारित्रिक रूप से दुर्बल था, अफीम का नशा करता था, और ऐसे अफीमची बहुत पावरफुल नहीं होते हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। इसलिए उसके कार्यकाल में देखेंगे एक अलग अलग सत्ता के केंद्र बनते रहे। और इसी क्रम में एक और नया नाम आएगा उनकी वाइफ का, जिसको हम नूरजहान कहते हैं। नूरजहां उनकी वाइफ थी, जो प्रेम विवाह हुआ था। और माना जाता है कि नूरजहां ने एक समय सारी शक्ति हड़प ली, किसकी? जहांगीर की। नूरजहां ही सिग्नेचर करती थी, नूरजहां ही मुहर लगाती थी, और जहां बादशाह का मुहर लगता था वहां नूरजहां का भी मुहर लगता था। ये एक तरह से किसी भी महिला का मुगल काल में शक्ति का चरमोत्कर्ष था। आज तक कोई महिला इतनी शक्तिशाली नहीं हो पाई थी कि बादशाह के साथ वह बैठे या उसके साथ साइन करे, एकमात्र नूरजहां है। लेकिन बाद में यह भी, उसका भी पतन हो जाता है, क्योंकि एक समय शाहजहां के साथ मिलकर के उसने शक्ति प्राप्त किया था। बाद में जब शाहजहां ने विद्रोह किया तो नूरजहां का पोजीशन डाउन हो गया। एक लंबी कहानी है, मैंने मोटे तौर पर आपको सुनाया है। आशा करता हूं कि दिलचस्पी जगी होगी, कि इतिहास को पढ़ें तो संपूर्णता में पढ़ें, एकदम उपन्यास जैसा लगेगा कि शायद फिल्म देख रहे, मजा आ जाएगा ये सब कहानी सुन करके। क्योंकि इन्हीं कहानी से काट करके कुछ भाग आपको दिया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हो सके। पूरी इतिहास तो मतलब नहीं दे सकते हैं, पूरी कहानी कैसे सुनाएंगे, तो उसमें तो सालों साल लग जाएगा पूरी कहानी बताने में। क्या लिखा हमने कि अकबर का पुत्र था और एक विद्रोह के बावजूद वह बादशाह बनने में सफल रहा। बादशाह बनने के समय जहांगीर के समक्ष क्या चुनौती थी? जहांगीर के समक्ष चुनौती क्या थी? क्या क्या यहां प्रॉब्लम थी? चुनौती का मतलब क्या? प्रॉब्लम क्या क्या था, क्या क्या किस किस टाइप का प्रॉब्लम था, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब बादशाह बन रहा था उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दो समस्या बड़ी गंभीर है। इसके बड़े पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया? खुसरो ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर लाहौर को कब्जा करने की कोशिश की, या लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि हम क्या देखते हैं? कोशिश की। हालांकि जल्द ही यह पराजित होता है तथा इसे अंधा करवा दिया जाता है। हालांकि जल्द ही क्या हुआ? जल्द ही यह पराजित होता है और हुआ तथा गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार कर लिया गया। ये शाहजहां का बड़ा भाई था, कर लिया गया, इसको जेल में डाल दिया गया। अब देखिए इसके पीछे भी लंबी कहानी है। इसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की, हालांकि जल्द ही यह पराजित हुआ और एक तरह से गिरफ्तार हो गया। इसी शाहजादा को इसी शाहजादे को सिख गुरु अर्जन देव ने आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बाद में जहांगीर ने अर्जन देव को मृत्युदंड दे दिया था। बाद में जहांगीर ने अर्जन देव को क्या किया था, अर्जन देव को मृत्युदंड दे दिया था। इस कहानी को जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? हुआ क्या कि शाहजादा खुसरो ने विद्रोह किया। क्या विद्रोह किया भाई? इसने कहा कि मुझे बादशाह बनना है। तो बादशाह बनने के लिए कैसे बनेंगे बादशाह? तो थोड़ा मानसिक ने संरक्षण दिया था, बेटा बन जाओ, कोई बात नहीं है। तो शाहजादा पर नियंत्रण था, जहांगीर उसको आगरा से बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन क्या किया, वह चुपके से, मतलब जहांगीर कहीं गया हुआ था या थोड़ा सा निगरानी में ढीला हुआ, खुसरो महल से भाग खड़ा हुआ अपने 250 लगभग सिपाहियों के साथ। उसके जो साथी थे लगभग 250 के आसपास थे, उसके साथ वो महल से निकल गया कि मैं जा रहा हूं शिकार करने के लिए। जंगल में शिकार करना आम बात थी, और लेकिन वहां से वह अपने घुड़सवारों के साथ सीधा लाहौर की तरफ चला गया, और बीच बीच में जो विद्रोही कुछ जहांगीर के अगेंस्ट थे वो सब उसके साथ मिलते गए। जब वो लाहौर पहुंचता है तो उसके पास लगभग 12,000 की सेना हो चुकी थी। उसने सोचा पहले लाहौर पर ही कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि लाहौर के बीच में ही लाहौर ही पंजाब में ही क्षेत्र में है, वहां गुरु अर्जन देव रहते थे। इन्होंने गुरु अर्जन देव के पास जाकर के संरक्षण मांगा कि सर मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, और गुरु अर्जन देव ने कह दिया विजयी भव। बहरहाल जैसे ही जहांगीर को पता चला, वो तो पहले से सशंकित था ही, जहांगीर ने खुद से अभियान किया और इमीडिएट वो लाहौर पहुंच गया। और तब तक लाहौर पर ये कब्जा कर भी नहीं पाया, क्योंकि लाहौर का जो प्रशासक था उसने खुसरो को हरा दिया। जहांगीर भी पहुंच गया। अब तो खुसरो के लिए ना आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली बात हो, यानी ना इधर जाने का ना उधर जाने का। छोटी सी मुठभेड़ होती है और खुसरो पकड़ा जाता है। पकड़ करके उसको जेल में बंद कर दिया, और कहा जाता है कि भविष्य में कोई विद्रोह ना करे इसलिए उसका आंख डैमेज करवा दिया गया। पहले यह किया जाता था शाहजादों के साथ, या जो विद्रोही सरदार होते थे वो दोबारा फिर विद्रोह ना करे, इसलिए दोनों आंख ही उसका निकलवा लिया जाता था। इसलिए मध्यकाल को मध्यकाल कहते हैं। तो शाहजादा खुसरो को पकड़ लिया, लेकिन जहांगीर को इस बात का बड़ा गुस्सा आया कि आखिर गुरु अर्जन देव ने कैसे इसको विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। तो चले गए अर्जुन देव के पास, और अर्जन देव को कहा कि क्यों तुमने दिया था भाई, और दिया था तो दिया था, अब इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। गुरु अर्जन देव ने कहा इस्लाम तो स्वीकार करूंगा नहीं। फिर उनको हाथियों से कुचलवा करके, मतलब एक दर्दनाक मौत दिया, यहां तो लिखा है मृत्युदंड दिया। तो उसको क्या किया, हाथियों से कुचलवा करके, मतलब जिंदा लोग लेटा देता है, उसके ऊपर हाथी को चढ़ा देता है। हाथी इतना भारी शरीर वाला होता है कि वो कुचला जाता है, उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, और बड़ा ही दर्दनाक मौत दिया। तो एक तरह से 5वें सिख गुरु थे जिनकी की हत्या कर दी गई, अर्जन देव की। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है अर्जुन देव, अर्जुन नहीं अर्जन देव। आप जब पंजाबी लिटरेचर को देखेंगे तो वहां पर आपको संयुक्ताक्षर नहीं होता है। पता नहीं आप लोगों ने पंजाबी भाषा कभी सुनी है या नहीं सुनी है। वहां देखिएगा पुत्र, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कहेंगे पुत्र, इधर आओ इधर आओ, पुत्र कहते हैं ना। लेकिन वहां देखिएगा कि वहां कहेगा पुत्र, पुत्र नहीं कहा जाता है, पुत्र कहा जाता है। बल्ब जैसे हम लोग कहते हैं वहां बल्ब कहा जाता है, इसलिए कि उसका लैंग्वेज ही वैसा है, उसमें संयुक्ताक्षर का बहुत प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर हम तालव्य श, मूर्धन्त श और दंत श में अलग अलग करते हैं, लेकिन अगर गुरुमुखी लिपि में देखेंगे तो ये भेद नहीं है। वहां पर श का मतलब सौ ही। जैसे प्रकाश सिंह बादल, वहां होगा प्रकाश, जैसे आप कहीं लिखते हैं प्रकाश लिखते हैं नहीं,
अगर सही शब्द देखा जाए तो लाइट को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। लेकिन अगर पंजाबी में लिखेंगे, यह लिखाएगा प्रकाश। क्या लिखाएगा? प्रकाश लिखाएगा, क्योंकि उसका उच्चारण ही उस हिसाब से होता है। अब आप लोग पंजाबी में मत लिखने लगना, आप सही हिंदी में ही, संस्कृत में ही लिखना, क्योंकि जो हिंदी भाषा है वह संस्कृत निष्ठ भाषा है, संस्कृत के साथ चलती है। ये क्या है? अपभ्रंश भाषा है। हिंदी भी अपभ्रंश भाषा है, पंजाबी भी अपभ्रंश भाषा है, लेकिन हिंदी फिर भी संस्कृत के थोड़ा सा निकट है। आशा करता हूं कि सारी बात समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने लिख से हट के आपको बता दिया। हमने क्या देखा कि यहां जहांगीर ने अर्जन देव को मृत्युदंड दे दिया। दूसरा क्या देखते कि दक्कन के क्षेत्र में, या जहांगीर द्वारा किए गए विद्रोह का फायदा उठाते हुए क्या कर लिया? उठाते हुए दक्कनी राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दक्कनी राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसी क्रम में घोषणा कर दी। इस क्षेत्र के विद्रोह का नेता कौन था? विद्रोह का नेता मलिक अंबर था। कल भी हमने पढ़ा हुआ है। अंबर था, जो कि अहमदनगर का शक्तिशाली सरदार। अहमदनगर का शक्तिशाली सरदार हम लोग पढ़ चुके हैं दक्कन वाले में। शक्तिशाली सरदार था, ये हम लोग दक्कन वाले में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हुआ क्या कि अकबर ने जितने क्षेत्र की विजय की थी, जहांगीर के समय, अकबर की मृत्यु और जहांगीर के सिंहासनारोहण के बीच में जो 2-3 साल का समय बचा, क्योंकि अकबर 1601 में साउथ से वापस आता है और जहांगीर 1605 में शासक बनता है। जो 4 साल का कार्य रहा, तो दक्कन में जितनी भी उपलब्धि हासिल की थी अकबर ने, सब मटियामेट हो गया। मलिक अंबर एक बहुत ही प्रभावी सेनानायक था और उसने अन्य दक्कनी राज्यों की सहायता से उन सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया जो कि अकबर ने जीता था। और आपको मैंने बताया था कि यहीं पर अब्दुल रहीम खान खाना भी था, और अब्दुल रहीम खान खाना से पहले इसने मित्रता हासिल की और बाद में अब्दुल रहीम खान खाना पर हमला भी कर दिया था। तो थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। तो शुरुआत में तो जहांगीर को भी नहीं समझ में आया कि क्या करे, लेकिन बाद में जहांगीर ने अपना जो उसका पुत्र था शाहजहां, उसकी सहायता से मलिक अंबर को कई बार पराजित किया और जितना क्षेत्र था पहले उससे अधिक क्षेत्र पर विजय भी हासिल की और बहुत सारा टैक्स भी प्राप्त किया। तो जहांगीर ने इस समस्या का समाधान शाहजहां के माध्यम से प्राप्त किया। हमने क्या देखा यहां पर? यहां हमने क्या देखा कि दक्कन में मलिक अंबर ने विद्रोह किया, शक्तिशाली सरदार था। इस विद्रोह का दमन किसने किया? दमन जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने करने में सफलता पाई। दूसरी जो समस्या थी आपका दक्कन के क्षेत्र में था। तीसरी समस्या कहां थी? तीसरी समस्या बंगाल के क्षेत्र में हुई। समस्या बंगाल के क्षेत्र में उत्पन्न होती है, जहां अफगानों ने विद्रोह कर दिया और यहां पर मूसा खां और उस्मान खां के नेतृत्व वाले, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां मूसा खान तथा उस्मान खान के नेतृत्व वाले 12 भाइयों का समूह था। 12 भाइयों का समूह विद्रोह में प्रभावी भूमिका निभा
रहा था। इसे क्या कहा जाता था? भाइयों के इस समूह का नाम था, समूह को 12 भुइयां कहा जाता था। 12 भुइयां कहा जाता था। 12 भुइयां याद रखिएगा, कहा जाता, 12 भुइयां कहा जाता था, याद रखिएगा 12 भुइयां। बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी बंगाल के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाता है। 12 भुइयां का मतलब क्या होता है? 12 भाई। 12 भाई को ही हम बंगाली में क्या कहेंगे? 12 भुइयां कहेंगे। इसका नेता कौन है? मूसा खान है और उस्मान खान है। इसके नेतृत्व में 12 भाइयों का एक समूह था जो विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। यहां हम क्या देखते हैं कि 12 भुइयां को हमने इसे पराजित किया। और फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर जहांगीर ने इस क्षेत्र में, पहला यहां से देखेंगे, जहांगीर द्वारा किए गए विद्रोह का फायदा उठाते दक्षिणी राज्यों ने विद्रोह की घोषणा कर दिया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस क्षेत्र के विद्रोह का नेता मलिक अंबर था, जो अहमदनगर का शक्तिशाली सरदार था। इस विद्रोह का दमन जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने करने में सफलता पाई। तीसरी समस्या बंगाल के क्षेत्र में हुई, जहां अफगानों ने विद्रोह कर दिया। यहां मूसा खान तथा उस्मान खान के नेतृत्व वाले 12 भाइयों का समूह विद्रोह में प्रभावी भूमिका निभा रहा था। और भाइयों के इस समूह को क्या कहा जाता है? 12 भुइयां कहा जाता है। हालांकि क्या होता है, हालांकि जहांगीर ने यहां क्या किया? यहां इस्लाम खान नामक शक्तिशाली सैन्य अधिकारी को यहां पर नियुक्त किया। अधिकारी ये क्या था? शेख सलीम चिश्ती का पौत्र। शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था। चिश्ती का क्या होगा? पौत्र था। पौत्र मतलब पिता का पुत्र, पोता जिसको कहते हैं। अधिकारी का, शक्तिशाली अधिकारी को नियुक्त किया जिसने ना केवल बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बल्कि कामरूप तक विजय का दमन किया। बल्कि हमने क्या देखा? बल्कि इसने कामरूप किसको कहते हैं? कामरूप कहते हैं असम। कामरूप जो है वह कहाँ है? असम का क्षेत्र है। इसने क्या किया? इसने कामरूप तथा जैसोर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके पीछे भी कहानी, साम्राज्य में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए यहां इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है और इस कहानी में हालांकि सत्यता नहीं है, वैसे एनसीईआरटी में इस कहानी की चर्चा की गई है। क्या कहानी जरा देखिए। ये जो भाई साहब हैं इस्लाम खान बहुत ही प्रमुख एक तरह से सेना नायक था। यद्यपि इनके जो दादाजी थे वो सूफी संत थे, लेकिन सूफी संत रहने के बावजूद भी ये सैनिक सेवा को अपनाता है और ये चला जाता है, इसको नियुक्त किया जाता है बंगाल के क्षेत्र में। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर पर एक इल्जाम लगाया कि असल इस्लाम खां को अगर देखें तो देखेंगे यह जो नूरजहां, जिसको आप बाद में कहते हैं नूरजहां, वैसे उसका नूरजहां का नाम मेहरुनिसा बेगम था। मूल नाम देखेंगे तो उसका नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां उसका नाम बाद में पड़ा है, पहले नूर महल कहा गया, फिर नूरजहां जहांगीर ने उपाधि दी। उसका नाम मूलतः मेहरुनिसा था और कहा जाता है कि बहुत ही अत्यंत सुंदर थी देखने में। अब सुंदरता क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक सुंदर स्त्री थी। तो जहांगीर ने इसको मीना बाजार में देखा था, पहली बार मीना बाजार में देखा। मीना बाजार क्या होता है पता है? महिलाओं का एक बाजार होता था जहां पर के घरेलू सामान मिलते थे। अगर कभी आप दिल्ली में आए तो दिल्ली के ठीक सामने दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है, तो लाल किला के यहाँ नहीं, मीना बाजार की मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये मीना बाजार तो शाहजहां के काल में बना। आगरा में भी ऐसा ही बाजार हुआ करता था।
तो अगर दिल्ली को आप देखें तो दिल्ली का जो लाल किला है उसके ठीक सामने एक गैलरी है जिसको अभी वर्तमान में हम चांदनी चौक कहते हैं। वर्तमान में वह इलाका चांदनी चौक कहलाता है, लेकिन असल में वह एक मीना बाजार हुआ करता था जहां महिलाओं की खरीदारी होती थी, यानी राज परिवार के ही लोग उसमें रहते थे। तो यहाँ पर देखा गया उसको, पहली बार जहांगीर ने उस मीना बाजार में नूरजहां को देखा, विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन विवाह उसका इस्लाम खान से हो जाता है पहले। अब जहांगीर निराश हुआ। इतिहासकार एक आरोप लगाते हैं कि जानबूझ करके इस्लाम खान को वहां भेजा गया बंगाल में ताकि उसकी बाद में हत्या करवाई जा सके और फिर वह नूरजहां से विवाह कर सके। हालांकि ये कहानी बहुत ही झूठी प्रतीत होती है, बढ़ा चढ़ा के बनाया गया प्रतीत होता है, लेकिन महज संजोग हो सकता है ऐसा कि कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो नूरजहां है यानी मेहरुनिसा है वह विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, और विधवा होने के बाद फिर जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। इतिहासकार ने कहानी बनाई है, जैसे इतिहासकारों ने जहांगीर के साथ आप देखेंगे एक मतलब नर्तकी थी जिसका नाम था आपका क्या, अनारकली। अनारकली की भी कहानी जोड़ा है, हालांकि माना जाता है यह भी कहानी शायद झूठी हो। सलीम और अनारकली की भी प्रेम कहानी बड़ी दिलचस्प है और इस पर एक फिल्म भी बना। अगर आपकी फिल्मों में दिलचस्पी हो तो एक बना था, और फिल्म बहुत पहले की बात है, पहले तो वो ब्लैक एंड व्हाइट बना था, अब उसको कलर्ड कर दिया गया है। मतलब मुझे लगता है कि 1960 के दशक में शायद यह फिल्म बनी थी, और जब कलर्ड हुआ तो मुझे भी देखने का मौका मिला, क्योंकि मैं ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों में रुचि रखता हूँ। उसका नाम था मुगल ए आजम, फिल्म का नाम था मुगल आजम या मुगल ए आजम कहें। बड़ी दिलचस्प फिल्म बनी थी। अगर पुरानी फिल्मों में आपकी दिलचस्पी हो और इतिहास में बेसिकली दिलचस्पी हो तो वो सब चीज़ देखने लायक है। बढ़िया बनाया है, मतलब बहुत ही क्लासिक बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी हैं मुगल आजम। तो आप फिल्म देखने मत चले जाना, कहानी मैं दिलचस्प बताता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम मुगल आजम देखने निकल गए। अब कहीं मिलेगा भी नहीं, हो सकता है यूट्यूब वगैरह पर हो तो हो, अदरवाइज कहीं कलेक्शन में अवेलेबल भी नहीं होगा। हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसने कामरूप तथा जयसोर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ स्थिति अच्छी हो जाती है। इसी समय क्या होता है, इसी समय बंगाल की राजधानी को ढाका स्थानांतरित किया गया। ढाका जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका स्थानांतरित किया गया। ढाका स्थानांतरित किया गया, जो कि जो कि एक उभरता हुआ शहर, जो कि एक उभरता हुआ नगर था, नगर था। इस तरह से इस समस्या का समाधान हो गया। इस समस्या का, बंगाल में विद्रोह की समस्या का, कहां से शुरू किया? तीसरी समस्या बंगाल के क्षेत्र में उत्पन्न हुई जहां अफगानों ने विद्रोह कर दिया था, यहां मूसा खान तथा उस्मान खान के नेतृत्व में 12 भाइयों के समूह ने विद्रोह किया। भाइयों के समूह को 12 भुइयां कहा जाता है। 12 भुइयां मतलब 12 भाई। जहांगीर ने यहाँ इस्लाम शाह नामक शक्तिशाली सैन्य अधिकारी को भेजा। इस्लाम शाह कौन है? जो शेख सलीम चिश्ती है उनके पौत्र है, जिसने न केवल बंगाल पर ही हमला किया बल्कि कामरूप और जयसोर का क्षेत्र जो है, जो आसम के आसपास का क्षेत्र है, उसको जीत लिया। इसी समय बंगाल की राजधानी को ढाका स्थानांतरित किया गया। 2 बार किया गया लिखा है, स्थानांतरित किया गया, जो कि एक उभरता हुआ नगर था। चौथी समस्या देखेंगे। चौथी समस्या मेवाड़ के विद्रोह की थी, परंतु क्या किया? परंतु जहांगीर ने बेहतर रणनीति बनाकर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बनाकर मेवाड़ को समर्पण करने के लिए मना लिया। मेवाड़ को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया।
इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके पश्चात मेवार। पश्चात मेवार भी क्या होता है, मेवार मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। बहुत बड़ी समस्या थी, मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। ये हम लोगों ने मेवार के साथ पहले पढ़ा हुआ है, का भाग बन गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो जहांगीर के काल में थी, 3-4 समस्या, उसका यह समाधान कर लेता है। हालांकि क्या होता है कि इस प्रकार जहांगीर ने बहुत सारी पुरानी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला, लेकिन इसी काल में कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। क्या देखते हैं, यहां लिखेंगे, वैसे तो जहांगीर ने अनेक पुरानी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। वैसे तो जहांगीर ने अनेक पुरानी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया, लेकिन कुछ नई समस्याओं से वह घिर भी गया। समस्याओं से वह घिर भी गया। यहां लिखेंगे घिर भी गया, और यहां लिखेंगे उदाहरण क्या होता है कि ईरान के शासक ने अनायास ही कांधार पर नियंत्रण कर लिया। ईरान के शासक ने अनायास ही कांधार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यानी कांधार को, काबुल और कांधार दो सीमावर्ती नगर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। काबुल पर तो इसका कब्जा बरकरार रहा, बहुत दिनों तक बरकरार रहा, लेकिन कांधार पर पहले कब्जा नहीं था। बाद में कब्जा अकबर के समय हो जाता है, लेकिन बाद में फिर जहांगीर के समय निकल जाता है। आप समझिए कि इस समय जो शाह अब्बास हैं ईरान के, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मतलब वहाँ के जो शासक हैं शाह अब्बास, उनसे जहांगीर के बहुत बेहतर संबंध थे, बहुत बढ़िया संबंध थे। और जहांगीर ने, अगर आप इतिहास को पूरा पढ़ेंगे तो जहांगीर ने अपने एक कलाकार को ईरान के दरबार में भेजा था कि वहाँ के दरबार और दरबारियों का चित्र बना के आए। और ऐसा एक चित्र बनाया गया था जिसमें कि एक ग्लोब है, यानी पृथ्वी बनाया गया, पृथ्वी के ऊपर दोनों को पैर रखे हुए दिखाया गया, यानी ऐसी मित्रता दिखाई गई। लेकिन शाह अब्बास पाकिस्तानी निकला। पाकिस्तानी का मतलब है कि दोस्ती के पीछे वार करना। तो शाह अब्बास ने देखा कि जहांगीर की स्थिति कमजोर हो रही है, उसने कांधार पर कब्जा कर लिया। अब या तो लड़ाई करिए ईरान के राजा से, कहां है कांधार, एक बार देख लेते हैं। अब या तो आप ईरान के शासक से लड़ाई कीजिए या फिर आप भूल जाइए। देखिए, ये है सफवी साम्राज्य, ये है पर्शियन साम्राज्य, ये वाला। और ये जो एरिया देखते हैं ये तो काबुल है, और ये आप देखते हैं कांधार। ये क्षेत्र, यहां से हम ईरान की तरफ व्यापार करते हैं, यहां से हम मध्य एशिया की तरफ व्यापार करते हैं। काबुल तो कब्जे में है, लेकिन कांधार जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगरी था और मुगलों के अधीन था, उस पर सफाविद साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। अब तो बड़ी मुश्किल है, अब क्या करें, लड़ाई करना पड़ेगा ना, छीनने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी समस्या यहां पर क्या खड़ी हो गई कि जहांगीर अब बीमार रहने लगा। पहला हमने देखा कि ईरान के शासक ने अनायास ही कंधार पर नियंत्रण कर लिया। जहांगीर का गिरता स्वास्थ्य तथा संभावित उत्तराधिकार की समस्या, उत्तराधिकार के संघर्ष की समस्या बड़ा जटिल है यहां पर, क्योंकि कोई सुस्थापित नियम तो था नहीं कि कौन शासक बनेगा। जो भी मजबूत रहता था वही शासक बन जाता था। जैसे आप देखेंगे कि जहांगीर ने भी विद्रोह करके अकबर को परेशान किया था। और इन सब के मध्य क्या देखते हैं, इन सब के मध्य शाहजहां के द्वारा
शाहजहां के द्वारा विद्रोह किया जाना, विद्रोह कर दिया गया, कर दिया जाता है। इन सब के मध्य शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। जो शाहजहां उसके साम्राज्य को सुरक्षा देने वाला था, शाहजहां के कारण ही दक्कन में विजय हासिल की थी, शाहजहां के कारण ही मेवाड़ पर हमने आधिपत्य स्थापित किया था, वही विश्वसनीय शाहजादा जो जहांगीर के लिए हमेशा खड़ा रहता था, वही कर देता है विद्रोह। अब ये नई समस्या है, इस नई समस्या ने थोड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी। इसका समाधान हम लोग नेक्स्ट क्लास में ढूंढेंगे। आज चूंकि 1 ही घंटे की क्लास ले पाएंगे, ये कहानी सुनना बड़ा जरूरी है और थोड़ा सा दिलचस्पी भी आप रखिएगा, क्योंकि इतिहास की कहानियों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो फैक्ट्स कैसे याद होगा, फिर तो फैक्ट्स रटने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत होगी तो आज मैं दिन भर मीटिंग में रहूँगा, तो मीटिंग में रहने की वजह से बीच बीच में ही मैं आपका मैसेज देख पाऊँगा। अगर कोई समस्या आती है मुझे आप मैसेज करेंगे, मैं यथासंभव समाधान ढूंढने की कोशिश करूँगा। 12 बजे आपके लिए जो मीटिंग भी रखी जाएगी, आज 12:30 की जगह 12 बजे ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकदम बहुत टाइट शेड्यूल है, एकदम 5-5 मिनट समय भी बहुत मुश्किल से निकलने वाला है आज के लिए, पूरे शाम तक यही रहेगा। तो देखते हैं कितना हेल्प कर पाते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके भूल जाना, ये मत लिखना है नीचे प्लीज बताइए। अरे भाई टाइम मिलेगा तभी तो बताएंगे। आपने सवाल पूछा, रिस्पॉन्स जरूर देंगे, आज कल दें, मतलब जब भी दें, थोड़ा लेट करें लेकिन देंगे जरूर। और अक्सर मैं 2-3 घंटे में तो रिस्पॉन्स दे ही देता हूँ, जो मैक्सिमम होता है। कॉपी भी आप देखेंगे, कभी कभी मैं बच्चों के आगे लिख देता हूँ कि यह 9 मिनट में कॉपी चेक करके मैंने भेज दिया है। जैसे मेरे पास कॉपी आया 9 मिनट के अंदर मैंने चेक करके उसको वापस कर दिया। आप लगे रहिए, मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है। तो देखता हूँ आज चूंकि एक टाइट शेड्यूल है, उसमें अगर कोई दिक्कत होती है फिर भी मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे आज की क्लास के संदर्भ में। मैंने बहुत चैट नहीं देखा, अगर चैट देखता तो फिर इतना भी सिलेबस आगे नहीं बढ़ता। तो अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ समझने में कठिनाई होती है, तो मुझे आप इन्फॉर्म कर देंगे। आज के लिए फिर इजाज़त दीजिए, बाय एंड टेक केयर।